जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास है वो आपकी इस सीरीज का डे 37 की यहाँ पर क्लास है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है और फिर उसके हम लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के यहाँ पर दो पार्ट दिया गया है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना क्वेश्चन पढ़ते हुए, कि आप उस क्वेश्चन के दोनों पार्टों को या फिर तीन पार्ट अगर तो तीन पार्ट को पहचानो। ठीक है, समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वो तो बहुत सिंपल है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। ठीक है, पहला पोर्शन यहाँ पर ये। सेकंड पोर्शन यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से कि इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान करिए। ठीक है, क्या करिए भाई, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 200 शब्द का ये प्रश्न है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आयोग ने ऑलरेडी यूपी पीसीएस के 2021 की परीक्षा में मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले क्या था कि जीएस 5 और 6 का पेपर अलग नहीं होता था, तो ये जो पूरा पोर्शन था, ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये जीएस पेपर 1 के अंतर्गत पूछा गया था। अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की, तो करंट में अगर ये प्रश्न एग्जाम में बन करके आएगा तो आएगा आप लोगों के जीएस पेपर 6 के अंतर्गत। कहां पर आएगा? जीएस पेपर 6 के अंतर्गत। और जीएस पेपर 6 में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर एक सिलेबस का एग्जैक्टली पॉइंट दिया गया है। ठीक है, मैं पॉइंट नंबर भी आपको बता दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 18 है। ठीक है, 18वां जो बिंदु है सिलेबस का, वो क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जहां पर मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, इन सब चीजों की बात की जाती है। ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है सॉइल, और सॉइल का आज हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूपी में जो सॉइल इरोजन से प्रभावित क्षेत्र है उनको बताओ और उनका यहाँ पर आप लोग कारणों को भी बताइएगा। ठीक है, तो मेन बॉडी में आप लोगों को दोनों पोर्शन कवर करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर मैं इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पर आप इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हो? ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि देखो, कभी भी अगर प्रश्न में कोई टेक्निकल वर्ड आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम तो ये करो इंट्रोडक्शन में, जो कि सबसे इजी काम है, सबसे इजी प्रकार का इंट्रोडक्शन आपका होगा कि आप मृदा अपरदन के उस टर्म को डिफाइन कर दो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये टर्म यहाँ पर दिया गया है, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे। तो एक प्रकार का जो इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक प्रकार की जो भूमिका हो सकती है, वो यही हो सकती है कि आप उस टर्म को डिफाइन कर दो। अच्छा, यहां पर भी दो प्रकार के एस्पिरेंट होंगे। एक एस्पिरेंट वो होगा जो केवल डेफिनेशन देगा मृदा अपरदन की, छोड़ करके फिर सीधे मेन बॉडी पर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं दूसरा जो एस्पिरेंट होगा वो यहाँ पर एक अपना अच्छा काम और करेगा। वो करेगा यहाँ पर क्या, कि वो इस डिफिनीशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सॉइल इरोजन के संदर्भ में जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो रिपोर्ट हैं, उन रिपोर्ट का भी यहाँ पर जिक्र करेगा, ताकि डेफिनेशन प्लस आंकड़ा, ये पूरा कंप्लीट जब इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा तो एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि कौन से आंकड़े आप यहाँ पर दे सकते हो, मैं कुछ आपको आंकड़े बता रहा हूँ, नोट कर लेना और यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, सबसे पहला आंकड़ा आप लोग यहाँ पर ये दे लो कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 13,000, ठीक है, 13,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर जो लैंड है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि भूमि है, वो क्या है, वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, तो एक पहला तो पॉइंट आप लोग का ये हो गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि यूपी का 13,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड मृदा अपरदन से यहाँ पर प्रभावित है, जो कि संदर्भ में एक बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर आप लिखोगे मेन बॉडी में शिफ्ट हो जाओगे, फिर लिखोगे कि उत्तर प्रदेश से प्रभावित क्षेत्र और उनके कारण। ठीक है, मेन बॉडी भी बहुत यूनिक वे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इस प्रकार के फॉर्मेटिंग में आप लोगों को सीखनी पड़ेगी और वो यहां पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक बात और समझो। अब इस संदर्भ में कुछ अगर मैं फैक्ट की आप लोगों से और बात करूं तो मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी कुछ आंकड़े यहां पर दिया गया था, एक बार आंकड़े समझ लेना। ठीक है, इन आंकड़ों में से कुछ आंकड़ों का प्रयोग आप लोग अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हो। जैसे कि एक आंकड़ा यहां पर ये दिया गया है कि नियरली 52% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया टीजीए इन द स्टेट, यूपी का जो करीब 52% कुल भौगोलिक क्षेत्र है, वो क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द वेरियस सॉइल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स। बहुत सारी मृदा निम्नीकरण की समस्याओं से प्रभावित है, जिसमें कि एक सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, मृदा अपरदन की है। ठीक है, तो एक जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 52% क्षेत्र मृदा निम्नीकरण से प्रभावित है, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मृदा अपरदन से प्रभावित यहाँ पर है। ये एक आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो भाई, जब हम लोग यूपी में भी इंट्रोडक्शन, यूपी में जब हम लोग इरोजन के कारण पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कारण बता रहा है, कह रहा है कि वाटर इरोजन एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों से आगे कह रहा है इसी प्रकार से विंड इरोजन एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और अन्य भी कुछ कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं।
इनका कुछ यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया, कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन द स्टेट, ठीक है, अबाउट द सॉइल, जो मृदा के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो क्या है, वो है वाटर इरोजन की समस्या, ठीक है, वो जल अपर्दन की समस्या है। ये क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, ये जल अपर्दन कॉजिंग लॉस ऑफ द टॉप सॉइल, मृदा का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा कि मृदा का जो सबसे फंक्शनल पार्ट होता है, सॉइल का जो सबसे फंक्शनल पार्ट होता है वो उसकी सबसे अपर लेयर होती है, वही उपजाऊ होती है, वहीं पर एग्रीकल्चर होता है, वही जो होती है हमारे जीवन की एक रेखा होती है, जीवन रेखा होती है, ठीक है, लाइफलाइन होती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो जल अपर्दन के कारण से क्या होता है कि कॉजिंग लॉस ऑफ द टॉप सॉइल एंड, और यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, एंड लैंड्स अलोंग, सॉरी, टेरेन डिफॉर्मेशन एंड हैज अफेक्टेड, जो जल अपर्दन है वो उत्तर प्रदेश का करीब करीब 39% एरिया क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, एक आंकड़ा यहाँ पर ये दिया गया, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर विंड इरोजन का भी कुछ आंकड़ा दे रहा है, कह रहा है कि विंड इरोजन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन 2.2 मिलियन हेक्टेयर एरियाज, ठीक है, इसमें से करीब अगर आप ध्यान दोगे तो 0.72% जो है ये टोटल एरिया का आप लोगों का यहाँ पर एरिया है। ठीक है, तो विंड इरोजन से करीब 0.72% एरिया प्रभावित है, वाटर इरोजन से करीब यहाँ पर आप लोगों को दिया है 39% एरिया प्रभावित है। तो ये दो आंकड़े आप लोग चाहो तो अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। मैं तो यही कहूंगा भाई नोट कर लेना, अगर यूज नहीं भी करना कहीं पर अभी तो अपने शॉर्ट नोट में कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता हो कि मेंस में जब प्रश्न पूछे तो सॉइल इरोजन की जगह पर सीधे सॉइल डिग्रेडेशन पर ही पूछ दे, मृदा निम्नीकरण पर ही पूछ दे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सॉइल टॉपिक है, सॉइल इरोजन नहीं है। तो सॉइल अगर टॉपिक है तो वहां से सॉइल डिग्रेडेशन पर भी प्रश्न आ सकता है और सॉइल इरोजन पर भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये एक आंकड़े आप लोगों को अपने आंसर बुकलेट में कहीं पर नोट करके रखने चाहिए। ठीक है, ताकि भविष्य में कभी आप लोगों को यूज करना पड़े तो यहां से यूज कर लेना। और समझो भाई, अगर इंट्रोडक्शन में मैं कुछ तरीका आप लोगों को और बताऊं इंट्रोडक्शन देने का, तो एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि मैं ऐसे बताऊंगा कि रिसेंट स्टडी हैज थ्रो लाइट ऑन द कंसर्निंग स्टेट ऑफ द सॉइल इरोजन इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। ठीक है, और इसके जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, और इसका जो इम्प्लीकेशन है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर, वो बहुत बड़ा है। तो सरकार को इस संदर्भ में निम्नलिखित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों का ये हो सकता है कि रिसेंट में उत्तर प्रदेश में जो सॉइल इरोजन का स्तर है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और इसका जो इम्प्लीकेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर, या फिर मैं तो कहूँ तो आप लोगों का इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर, वो बहुत ज्यादा है। तो उस पर भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक दो प्रकार का इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इन इंट्रोडक्शन का प्रयोग कर सकते हो, आंकड़ों का प्रयोग जरूर करना। कुछ लोगों ने एक यहाँ पर अच्छा काम और किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, इंट्रोडक्शन में ही कुछ रीजंस को बता दिया होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर उन्होंने हो सकता है कि एरियाज को डिफाइन कर दिया हो कि भाई उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याएं देखने को मिलती है। अच्छा, ये भी एक प्रकार का आप लोगों का इंट्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, मैं इन लोकेशंस को यहाँ पर मेंशन करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड वही है, मेन बॉडी में तो वही लिखना ही है आप लोगों को। ठीक है, तो जबरदस्ती का उसको इंट्रोडक्शन में भी लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगर कुछ नए पॉइंट्स ले सको तो ज्यादा नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, मृदा अपरदन, चूंकि प्रश्न जो क्या है, मैं मेन बॉडी पर आता हूँ आप लोगों से। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि मृदा अपरदन किन किन क्षेत्रों में है और उसके क्या कारण है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। अब जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए ना, तो कोशिश करो कि अपने पूरे आंसर राइटिंग को आप लोग टेबल फॉर्मेट पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो होगा आप लोगों का टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, देखो कैसे होगा भाई, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करो, एक प्रॉपर ऐसा टेबल बनाओ। ठीक है, और टेबल में आप लोग ये मेंशन करो यहाँ पर, ठीक है, कि मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, मृदा अपरदन से जो अफेक्टेड एरियाज हैं, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उनके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की या फिर उनके कारक की। ठीक है, ये आप लोग दो कॉलम बनाओगे। अब यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करो कि पहला क्षेत्र कौन सा है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तीसरा क्षेत्र कौन सा है, चौथा क्षेत्र कौन सा है, पांचवा क्षेत्र कौन सा है, जितने भी आपको क्षेत्र यहाँ पर मालूम हो वो बताओ यहाँ पर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप लोग एक काम और करो। ठीक है, जस्ट बगल में उसके आप लोग सेम क्षेत्र का, जैसे मानो आपने यहाँ पर बताया कोई रीजन, ठीक है, यहाँ पर आपने बताया कोई रीजन, ठीक है, उसका जो कारण है वो आप लोग को यहाँ पर मेंशन करते चलना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मेटिंग का बहुत शानदार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट। तो अगर टेबल फॉर्मेट में आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हो तो सीखो, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को आंसर राइटिंग को बहुत ही स्ट्रक्चर करने में। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मेट पर आने से पहले क्या करता हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ कि यूपी में जो सॉइल्स हैं उन सॉइल्स का क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये टॉपिक तो पता होना चाहिए ना कि यूपी में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, और उसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो देखा जाए अगर, ठीक है, तो यूपी में जो सॉइल है, ठीक है, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, आपने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, मुझे डे नहीं याद नहीं आ रहा आप लोगों से, हमने डिस्कस किया था फिजिकल भौगोलिक विभाजन, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया हुआ था, भौतिक विभाजन डिस्कस किया हुआ था। तो वहां पर मैंने जो क्लासिफिकेशन आपको बताया था ना, उन्हीं पैरामीटर्स पर हम लोग यूपी के सॉइल को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 बड़े बड़े रीजन में, ठीक है। कौन से बड़े रीजन है भाई? सबसे पहला आप लोगों का होगा भाबर तराई का रीजन, ठीक है, भाबर तराई का रीजन, जो कि उत्तर प्रदेश से करीब करीब 10% मृदा का क्षेत्रफल माना जाता है, ठीक है। 10% जो मृदा होती है यूपी की, वो आप लोगों के इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, भाबर और तराई के रीजन में, ठीक है। आपने उत्तर प्रदेश का जब विभाजन पढ़ा था, भौतिकी विभाजन, तो वहां पर आपने ये पॉइंट भी देखा था। सेकंड क्या है भाई? सेकंड हमने पढ़ा था गंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो जो गंगेटिक प्लेन, जो गंगा के मैदान की मृदाएं हैं, उसको आप लोग सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं, या फिर एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये पूरे यूपी की मृदा का करीब करीब 72% क्षेत्र है, ठीक है। 72% क्षेत्र आप लोगों का यूपी का ये है। थर्ड पढ़ो भाई। थर्ड क्या है? हम लोग पढ़ते साउदर्न हाईलैंड, हमने पढ़ा हुआ था यूपी के विभाजन के अंतर्गत। सेम वही डिवीजन यहाँ पर भी करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत इजीली आप लोग समझा दिया यहाँ पर कि जो दक्षिणी उच्च भूमि है वो क्या है, वो आपकी मृदा का तीसरा प्रकार है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको हम लोग 3 पार्ट में और सब कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया विंध्यन रीजन, ठीक है, विंध्यन श्रेणी की मृदाएं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों का हो गया बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, तो बुंदेलखंड श्रेणी की मृदाएं। और आप लोगों का थर्ड यहाँ पर हो गया अरावली, ठीक है, अरावली, तो अरावली की मृदाएं, ठीक है। ये 3 सब क्लासिफिकेशन आप चाहो तो कर सकते हो साउदर्न हाईलैंड का। हमने इससे पहले गंगा के मैदान का भी सब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ था, आप चाहो तो यहाँ पर वो भी क्लासिफाइड कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटे तौर पर यूपी की जो सॉइल है उनको हम लोग इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाबर तराई, भाबर तराई का हमने पूरा क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस किया कि वहाँ पर कैसे प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, क्या क्या चीजें नहीं पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट्स याद होंगे, ठीक है। नहीं याद है, एक बार सिलेबस अपने जो आपने नोट्स बना कर रखा हुआ है, उस नोट्स में जाकर फिर से पढ़ो क्या क्या मैंने बताया था, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। गंगा का मैदान, जलोढ़ मृदा, हमने डिस्कस किया कि एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, और ये कितनी उपजाऊ होगी, यहाँ पर कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है, हमने सब डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और साउदर्न हाईलैंड, तो ये 3 क्लासिफिकेशन यूपी का होता है। अब देखो क्या होता है ना कि 10% क्षेत्र आपका भाबर तराई का हो गया, 72% आप लोगों का गंगा के मैदान का हो गया, और बचा 18% आप लोगों का साउदर्न हाईलैंड का हो गया। तो जब मृदा अपरदन होगा भी, तो वो इन्हीं रीजन्स में एक सेपरेट सेपरेट माध्यम से यहाँ पर हो रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गंगा के मैदान में जो एलुवियल सॉइल का पूरा रीजन है, वहां पर अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है फ्लड, ठीक है, बाढ़, बाढ़ का आना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार आपकी गंगा, यमुना, घाघरा जैसी जो नदियां हैं वो बाढ़ के कारण को उत्पन्न कर रही हैं। और जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, और जनरली बाढ़ न भी आए तो जो नदियां होती है ना, नेचुरल फॉर्म में क्या कर, जब घुमावदार रास्ते पर चल रही होती है तो अपने अगल बगल के तटों को काट रही होती है, ठीक है, अपने कोस्टल जो रीजन होते हैं उनके, उनको काट रही होती है। तो जब काटती है तो क्या करती है, सॉइल इरोजन वहां पर क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस पूरे रीजन में सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है नदियां, और उसको हम लोग कहते हैं फ्लड का एक बहुत बड़ा समस्या, ठीक है। तो ये एक आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। भाबर तराई रीजन में क्या देख रहे हो भाई? तराई रीजन क्या है? तराई रीजन जनरली आप देखोगे यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है, ठीक है, मृदा में जल भराव रहता है। जब जल भराव रहेगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन यहाँ पर एक बहुत अलग तरीके से होता है, ठीक है, वो एक अपने अलग क्लासिफिकेशन देखा हुआ है। साउदर्न हाईलैंड में क्या हो रहा है, आप देखो दक्षिणी उच्च भूमि में जनरली क्या हो रहा है, क्योंकि सूखा क्षेत्र है, गर्मियों में यहाँ पर और सूखा पड़ जाता है, जमीन एकदम हल्की हो जाती है, और जब तेज हवाएं यहाँ पर चलती हैं तो यहाँ पर विंड के कारण से विंड इरोजन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन्हीं सेम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आप चाहो तो इरोजन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई कैसे लिखना है आंसर को, मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये करो, आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख लो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इरोजन, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे लो भाई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका यमुना, ठीक है, चंबल, ठीक है, बेतवा, बेतवा एक यहाँ पर एक और नदी है क्वारी, ठीक है, क्वारी नदी। इन नदियों के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का वाटर इरोजन हो रहा है, ठीक है, गली इरोजन इसको हम जनरली कहते हैं। यहाँ पर आपने लिख लो ऐसे, कारण यहाँ पर क्या है, गली इरोजन, ठीक है, गली इरोजन क्यों हो रहा है भाई, किन नदियों के कारण से हो रहा है? तो नदी आपने यहाँ पर देख लिया, इनको मेंशन यहाँ पर कर दो कारण में। बताओ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नदियाँ होती हैं बहुत बड़े बड़े, चूंकि रनिंग वाटर यहाँ पर होता है, बहुत तेज से वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो इन पूरे क्षेत्रों में रेवाइंस का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है, अवनल्लिका प्रदान करती हैं। इन्हीं कारणों का आप बता दो, एग्जाम्पल दे दो कि ये वो क्षेत्र है आप लोगों का आगरा का क्षेत्र, ठीक है, आगरा का क्षेत्र, ठीक है, आपका इटावा का क्षेत्र, ठीक है, आपका इटावा का क्षेत्र यहाँ पर हो गया, और आपका जालौन का रीजन हो गया, क्या हो गया,
जालौन का रीजन होगा। तो इन तीनों क्षेत्रों में क्या है, आपका अवनल्लिका अपर्दन देखने को मिलता है, गली इरोजन देखने को मिलता है। कौन सी नदी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो यमुना, चंबल, बेतवा और क्वारी नदी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो एक पहला पॉइंट तो आपने यहाँ पर ये देख लिया, ठीक है। जनरली ये पूरी घटना कहाँ कहाँ होती है, तो आगरा में, इटावा में, जालौन के रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है ना भाई। अब समझो, हम लोग थोड़ा कुछ पॉइंट यहाँ पर और देखते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। अगर मैं अभी वेस्टर्न रीजन की बात करूँ तो वेस्टर्न में आप आ जाओ, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ आगरा, मथुरा और इटावा, ठीक है। आगरा, मथुरा और इटावा का जो उत्तर नहीं साउदर्न दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ का, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। आगरा, मथुरा और इटावा का, देखो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि आगरा, इटावा, जालौन, इन क्षेत्रों में अवनल्लिका अपर्दन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यमुना, चंबल, बेतवा, क्वारी जैसी नदियां गली इरोजन कर रही है, ठीक है। एक फैक्टर आपने यहाँ पर ये देख लिया। अब अगला देखो कि आगरा, मथुरा और इटावा में जो इनका साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है, जो इनका दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है विंड इरोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड इरोजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वायु अपर्दन, ठीक है, वायु अपर्दन हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यही होता है, तो आप इन पोर्शन को मेंशन कर देना यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो पूरा रीजन है, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, ये सबसे ज्यादा प्रोन होता है किसके लिए, विंड इरोजन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देख लिया, आगरा, मथुरा और इटावा का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोग और समझो। आप यहाँ पर लिख लो तराई रीजन, ठीक है, हम लोग तराई रीजन पर आते हैं। तराई क्षेत्र में क्या मृदा अपरदन का कारण है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है मृदा अपरदन का, वो है वाटर लॉगिंग, ठीक है। वो क्या है आप लोगों का, वाटर लॉगिंग, ठीक है, जल भराव, ठीक है। जल भराव के कारण से क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में अपरदन हो रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ जिलों का नाम मेंशन कर सकते हो कि गंगा, घाघरा, इन नदियों के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से आप लोग गंगा, यमुना, घाघरा के कारण से, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, ठीक है। यहीं पर एक कारण आप लोग और लिख लो, फ्लड लिख लो कारण, फ्लड भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पर है इन क्षेत्रों में, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पर कि जो नदियां होती हैं, जब वो नेचुरल मेंडरिंग कर रही होती हैं, ठीक है, नेचुरल घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही होती हैं, तो वो अपने अगल बगल के जो रिवर बैंक्स होते हैं उनको इरोड करती हैं, उनको काटते हुए आगे बढ़ती हैं। एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये भी है, ठीक है। आप इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है, कि मियंडरिंग जो है, नेचुरल मियंडरिंग जो है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इन क्षेत्रों में, ठीक है, किस चीजों का, मृदा अपरदन का, ठीक है। तो मैं केवल तराई क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तराई क्षेत्र के साथ साथ आपको जो सेंट्रल यूपी का पोर्शन है, ठीक है, जो गंगा, यमुना, इन पूरे दोआब क्षेत्र में आता है, मैं उनकी भी पूरी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप उनको भी लिख लेना, क्या, सेंट्रल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी की बात भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर पोर्शन हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, आप इसको साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मेंशन कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो इनके साथ साथ आप बताओ साउदर्न पार्ट, ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। साउदर्न पार्ट मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है, उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मृदा अपरदन का कारण है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर विंड इरोजन है, ठीक है, विंड इरोजन है। फिर इसके अलावा यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ, वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर है। उसको एक्सप्लेन कर दो, आप बता दो कि झांसी, बांदा, महोबा, ये जो डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं बुंदेलखंड बघेलखंड के पूरे क्षेत्र में, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही बुरे स्तर पर, सबसे अधिक स्तर पर यहाँ पर सॉइल इरोजन का शिकार हुए हैं, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि अरावली क्षेत्र में पड़ा भी होगा, ठीक है, इधर इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा होता है, जब रेनफॉल होता है ना, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेनफॉल से क्या होता है, बहुत तेजी से प्रभावित होता है, तो यहाँ पर मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, ठीक है। तो विंड इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रेनफॉल, ये सारे कारण आपको साउदर्न पार्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख लो ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र, ठीक है। ईस्टर्न यूपी जैसे आपका पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में मृदा अपरदन क्यों होती है भाई, आपको पता है कि गर्मी के टाइम पर, अभी नहीं, अभी आप देखो, अभी से 1 महीना पहले कैसी कंडीशन थी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से क्या हो रहा था कि लू की कंडीशन उत्पन्न हो रही थी, और लू कहाँ पर होता है, आपको इसी पूर्वांचल रीजन में, पूर्वांचल बेल्ट में आपको लू देखने को मिलता है, ठीक है। और जब लू आता है तो क्या होता है ना, सॉइल इरोजन बहुत बड़ी तेजी से होता है, ठीक है। तो लू को आप यहाँ पर एक कारण बता सकते हो, सॉइल इरोजन का, ठीक है। अब समझो मैंने क्या किया, देखो मैंने उत्तर प्रदेश में जो मृदा अपरदन हो रहा है, उनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करके पांचों के अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। आपको करना क्या है, आपको बस एग्जांपल्स यहाँ पर ऐड करने हैं भाई। तराई क्षेत्र में कौन कौन से रीजन आएगा उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। साउदर्न पार्ट में मैंने आपको बताया भी कि झांसी, महोबा, इन सब क्षेत्रों में जो आपका एग्जांपल आएगा उनको मेंशन कर दो। एक काम यहाँ पर आप लोग और कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। काम क्या कर सकते हो भाई, आप बनाओ उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्यारा सा मैप, और उस मैप में बताओ आप लोग कि सॉइल इरोजन के क्या कारण है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, ये है यूपी का मैप, ठीक है। कोई यूपी के मैप में कुछ बोलेगा नहीं मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम सुंदर मैप बना हुआ है, एकदम परफेक्ट मैप है यूपी का, ठीक है। नहीं होगा तो मैं अभी योगी जी से कहूंगा तो यूपी का मैप ऐसे बनवा भी देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या सब चलता है। अब समझिए आप लोग, अब सेम पॉइंट्स को यहाँ पर मैप के थ्रू दिखा दो। जैसे कि मैंने क्या कहा कि भाई आपको जो पूर्वी पूरा क्षेत्र है, पूर्वांचल का पूरा रीजन है, ये क्या है, इस पूर्वी यूपी में आपका
लू की कंडीशन है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि पूर्वी यूपी, ठीक है, किससे प्रभावित है, तो गर्मियों में, ठीक है, गर्मी में लू यहाँ पर मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। आपने मैप में इस पॉइंट को दिखा दिया। अब आप यहाँ बता दो कि जो पूरा तराई बेल्ट का रीजन है, पूरा तराई बेल्ट का रीजन है, ये रीजन क्या है, ये आपका दो चीजों से प्रभावित है, ठीक है। किससे, तो ये भाई वाटर भराव से प्रभावित है, जल भराव से प्रभावित है, प्लस इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में फ्लड आता रहता है। कौन कौन से कारण यहाँ पर है भाई, तो आप देखो ना, तो ये गंगा यमुना, मैं केवल इसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा इधर गंगा यमुना दोआब की बात कर रहा हूँ। तो गंगा यमुना घाघरा का जो पूरा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपका प्रयागराज आपका हो गया, मिर्जापुर हो गया, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, ठीक है, आपका फ्लड एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर आप उसको मेंशन कर लो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, तो ये जो आपका दक्षिण उच्च भूमि का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर आप मेंशन करना है सब चीजें, ठीक है, कि भाई ये क्या हो गया, बुंदेलखंड, ठीक है, प्लस बघेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक विंड इरोजन बहुत बड़ा कारण है, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इन क्षेत्रों में ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिखा दो भाई कि आगरा, मथुरा के इन क्षेत्रों में क्या है, ठीक है, यहाँ पर विंड इरोजन एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आगरा, मथुरा के इन क्षेत्रों में विंड इरोजन बहुत बड़ा कारण है। आप यहीं पर दिखा दो थोड़ा भाई कि भाई गंगा यमुना, सॉरी गंगा यमुना कह रहा हूं, यमुना, चंबल, क्वारी, ठीक है, इन नदियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, गली इरोजन भी होता है, ठीक है। तो आपने एक मैप पूरा बनाया, उस मैप को आपने क्या किया, पूरा बॉक्स में पैक कर दिया। यहाँ पर आपने नीचे एक हेडिंग डाल दिया कि फिगर, ठीक है, फिगर क्या है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। आपने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक हेडिंग यहाँ पर डाल दिया, आपका ये हो गया पूरा मैप, ठीक है। इस प्रकार से मैप बनाओ, मैप में कुछ इनपुट्स दो कि एग्जामिनर जब आपका मैप देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली बताया। केवल रफ मैप नहीं बनाना है। आपने यहाँ पर लिखा आगरा मथुरा, आप यहाँ पर नीचे लिखो कि भाई ये क्या है, ये विंड इरोजन से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। आप यहाँ पे कारण लिखो, आप बुंदेलखंड बघेलखंड लिख लो तो आप यहाँ पर लिखो कि ये क्या है, ये विंड इरोजन से प्रभावित क्षेत्र है, रेनफॉल से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से प्रभावित क्षेत्र। आप यहाँ पर एक सिंपल आपको वर्ड लिखते चलना है, ठीक है। पूरी यूपी में आपने लिखा है, यहाँ पर लू प्रभावित क्षेत्र, आपने तराई क्षेत्र में यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर लिखो ये तराई क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में क्या है, वाटर लॉगिंग, फ्लड, इन सब के कारण से मृदा अपरदन हो रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने मैप में भी ड्रॉ करना पड़ेगा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा ये कि सबसे पहली बात, हम जब ऐसे प्रश्नों का आंसर देंगे जहां पर क्वेश्चन के दो पार्ट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टेबल फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टेबल फॉर्मेट बनाएंगे, एक कॉलम में पहला पोर्शन लिखेंगे, सेकंड कॉलम में उसका इफेक्ट, जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप बताएंगे और इसको बॉक्स में पैक करके हम लोग रख देंगे, ठीक है। अगर आपने बॉक्स में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपका आंसर जाएगा, बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपने यहाँ पर एक मैप देख लिया, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो हमने अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आज ग्रहण किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी कि सॉइल का जो क्लासिफिकेशन यूपी में होता है वो हमने डिस्कस किया। इसको आप लोग बना करके अपने नोटबुक में रख लेना, कभी हो सके अगला जब प्रश्न आप लोगों से पूछे तो वहां पर इस पोर्शन को आप लोगों को बताना पड़े, ठीक है। एक तरीका आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। और समझो भाई, अब तो हम लोग क्वेश्चन का तो पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको कंक्लूजन देना हो तो कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग क्या दोगे, ठीक है। कंक्लूजन में बता दो भाई, सरकार को यहाँ पर इस संदर्भ में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है भाई, क्योंकि जो मृदा है वो लाइफलाइन होती है किसी भी जीवन का, ठीक है, चाहे वो एनिमल जीवन हो चाहे प्लांट जीवन हो, सभी जीवन का वो एक लाइफलाइन होती है। तो सरकार को ये चाहिए कि सॉइल इरोजन जो कि सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सामने, ठीक है, हम क्या करें, एक प्रॉपर यहाँ पर प्रिवेंटिव और मिटिगेटिव, ठीक है, दोनों मेजर्स को फॉलो करें अपने यहाँ पर, निवारक और सुधारात्मक, दोनों प्रकार के यहाँ पर मेजर्स को ले, ठीक है। और जो सॉइल है, रिसोर्स, जो मृदा संसाधन है पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उसका हम लोग संरक्षण करें। ये सबसे एक पहला पॉइंट आप लोग निष्कर्ष में दे दो। आप चाहो तो आप निष्कर्ष में बता सकते हो भाई कि चूंकि जो मृदा है, एक यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ समय में अगर मृदा क्षरण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो करीब करीब 2.5 बिलियन लोग हिडन हंगर का शिकार हो जाएंगे। हिडन हंगर क्या होता है, छिपी हुई बीमारी, छिपी हुई भूख। छिपी हुई भूख मतलब मृदा चूंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दे रही है उसमें वो तत्व नहीं जो कि होने चाहिए थे, ठीक है, विटामिन नहीं है, अन्य चीजें नहीं है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, हिडन हंगर का शिकार हो रहा है, खा तो रहा है बट उसके अंदर का जो प्रोटीन विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पहुंच रही है। तो मृदा क्षरण के कारण से एक हिडन हंगर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बात को निष्कर्ष में मेंशन करते हुए आप बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के अंतर्गत यूपी भूमि सुधार निगम की भी स्थापना किया हुआ है। तो सरकार को ये चाहिए कि यूपी भूमि सुधार निगम को अन्य साइंटिफिक रिसोर्स अवेलेबल कराए जाए, ठीक है, अन्य उसको प्राइवेट कंपनियों से पार्टनरशिप दिलाई जाए ताकि वो क्या करें यहाँ पर और अच्छे तरीके से इस क्षेत्र में R&D को प्रमोट कर सके, ठीक है। एक आप ये निष्कर्ष दे सकते हो। आप निष्कर्ष में ये बता सकते हो कि सरकार कर क्या रही है, बता दो कि भाई सरकार इस संदर्भ में
सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड की बहुत बड़ी संख्या यूपी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, आप ये बता सकते हो कि नीम लेपित यूरिया का हम लोग प्रयोग करने का प्रयास करें ताकि हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकें। आप बता दो यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पौधारोपण कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, और पौधारोपण कार्यक्रम जो होता है वो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे एक शानदार हथियार होता है। ठीक है, ये बता दो, आप ये बता सकते हो भाई कि यूपी सरकार को, ठीक है, मृदा की उपयोगिता को देखते हुए और मृदा क्षरण की स्थिति को देखते हुए रेगुलर सॉइल ऑडिट, ठीक, अब देखो ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है, कि आप क्या करो, एक रेगुलर सॉइल ऑडिट जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, हालांकि सॉइल हेल्थ कार्ड में एग्जैक्टली वही होता है, बट मैं सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम क्यों लिखूं जब मैं सजेशन अपना दे रहा हूं, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नया टर्म प्रयोग किया कि रेगुलर सॉइल ऑडिट किया जाना चाहिए, जिससे कि हम मृदा के स्वास्थ्य को लगातार जांच सकें, और सरकार इसका ऑडिट करने के पश्चात, ठीक है, उसमें जो सुधारात्मक अप्रोच होगा उसको यहाँ पर फॉलो कर सके। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो मृदा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ दो भाई। ठीक है, SDG 02, ठीक है, हंगर वाली भूख की समस्या जो है, भाई भूख का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, मृदा है, क्योंकि मृदा से आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करते हो। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दो, आप SDG 15 से जोड़ दो कि लाइफ ऑन लैंड तभी पॉसिबल है, ठीक है, जो भूमि पर जीवन है वो तभी पॉसिबल है जब हम मृदा का संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से SDG के गोल्स मृदा क्षरण को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको मेंशन करते हुए निष्कर्ष यहाँ पर दे सकते हो। तो ये आपका पूरे आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होगा। ठीक है, क्लियर है बात? आई होप कि पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। मैप आपने बनाना सीखा होगा, मैप का बनाने का प्रयोग करो। कुछ आपने यहाँ पर आंकड़े भी देखे, जो आंकड़े आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। जितने आज हमने आंकड़े डिस्कस किया, जितने आज मैंने पॉइंट डिस्कस किया, जितने मैंने आप लोगों को मैप बनाकर डिस्कस किया है, आप मुझे बता दो किसी भी एक बुक में आप मुझे दिखा दो कि जहां पर इस प्रकार से मैप बना करके आप लोगों को सॉइल इरोजन समझाया गया होगा, कहीं पर नहीं अवेलेबल है। हम लोग अपने तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, जीसस अभ्यास की जो पूरी टीम है, पूरी टीम का 2 लोग हैं, ठीक है, निशांत सर और मैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ, हम लोग के बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए अपने लेवल पर जो हो सकता है वो करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर एक छोटा सा दायित्व बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल के सब्सक्राइबर को थोड़ा तेजी से बढ़ाओ। देखो हम लोग बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव पर और काम करने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे पता है कि मैं अभी जिन जिन चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ, अगर हम उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर के आ गए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, बट सिंपल सी बात है, हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मोटिवेशन के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज लगातार देने पड़ेंगे, लगातार बताना पड़ेगा कि आप लोग कर रहे हो, आप लोग आंसर राइटिंग करो भाई। कि अगर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क के तौर पर पहले, तो उसकी आंसर राइटिंग करके आप लोगों को देना चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, वहाँ पर डेली आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट बताए जा रहे हैं, जिनको याद करो, नोट डाउन करो। ठीक है, तब आप लोगों को इस पूरी सीरीज का यहाँ पर क्या मिलने वाला है, फायदा मिल रहा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। इस पूरे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को यूबीपीसीएस के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।